हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज का जो टॉपिक है टैली ईआरपी। और परंतु टैली ईआरपी सीखने से पहले आपको अकाउंट की कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज बहुत ही एक इजी लैंग्वेज में अकाउंट्स के बारे में समझाया है, बहुत ही आसान, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप जो अकाउंट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आप एक बार अच्छे से कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टैली ईआरपी है उसको क्यों यूज करते हैं। क्योंकि इससे पहले पहले हमें काम था अकाउंट का, वो एक मुनीम करते थे और जो सारा काम खरीदना, बेचना, लेना, देना, ये सारा रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाता था। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता था ऐसे करना। तो उसके बाद एक ये सॉफ्टवेयर टैली ईआरपी आता है। इसमें क्या 90% जो काम है वो टैली कर देता है और हमें 10% काम एक आदमी पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो टैली सीखने से पहले अकाउंट्स को की कुछ बेसिक्स बातें हम सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज टैली ईआरपी। टैली ईआरपी इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली ईआरपी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पहले सॉफ्टवेयर के बारे में हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया वो उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के पूरा कर सके। जैसे क्या है कि एक टैली सॉफ्टवेयर को अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है। एक ये एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा, कि जैसे ये कुछ वैल्यू दी गई है 567 मल्टीप्लाई 234। अगर इसको हम मैन्युअली करते हैं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और टाइम लगने के बाद हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए। अगर इसी काम को हम कैलकुलेट से करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। यही काम है कि अगर आप अकाउंटिंग है वो जो लेखा जोखा है वो अगर आप रजिस्टर रखते हो, परचेज का अलग रजिस्टर है, सेल का अलग है, पेमेंट का अलग है, तो उसमें लिखने में कुछ हमारी मैन्युअली मिस्टेक हो सकती है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो मिस्टेक नहीं करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको जिस काम के लिए बनाएगा उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के पूरा कर सके, उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं हम। तो जो ये मैंने आपको मेथड बताया कि मैन्युअली बहुत टाइम लेता है और जो कैलकुलेटर या एक्सेल में हम बहुत ही कुछ सेकंडों में और बिल्कुल करेक्ट आंसर लेते हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इसका सीधा सा अर्थ है लेखांकन। लेखा प्लस अंकन। लेखा का अर्थ है लिखना, अंकन का अर्थ है अंक, अर्थात अंकों को लिखना। अंकों को लिखना ही लेखांकन है, यानी कि अकाउंटिंग है। अकाउंट्स एक बार ये देखिए, द मनी इज लाइक ए वाटर टैंक, केयरफुल पर्सन always to try to fill this tank and the careless person make the tank empty। जो केयरफुल पर्सन है वो उसको पैसा क्या है, पैसा पानी से भरे हुए टैंक की तरह है। केयरफुल पर्सन उसको हमेशा भरे रखता है और केयरलेस पर्सन हमेशा खाली कर देता है। तो टू फॉलोइंग द अकाउंट्स वी नीड टू कीप द, इसकी हमें क्यों जरूरत हुई, जो बुक की किताबी लेन देन है इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो ये दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग, किताबी लेन देन। जैसे हमें हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए अलग रजिस्टर रखते हैं, रिसिप्ट के लिए अलग रजिस्टर रखना पड़ता है। तो ये सारे रजिस्टर हम क्यों रख रहे थे, तो इसके लिए मैं आपको एक ये जो बुक कीपिंग है, किताबी लेन देन, इसका बेनिफिट देखो एक बार। बेनिफिट ऑफ कीपिंग द बुक कीपिंग, किताबी लेन देन का क्या बेनिफिट है? टू नो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, से आय और खर्चों के बारे में पता लगता है। टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, और बिजनेस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। ये अभी ये जो ये काम है जो मैंने बताया कि पहले रजिस्टर थे, लेकिन अब ये जो सारा रिकॉर्ड हम टैली में कर रहे हैं। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस में की फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति क्या है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। टू नो द हाउ मच टू गिव एंड हाउ मच टू टेक, हमने कितना लिया और कितना दिया इसके बारे में पता कर सकते हैं।
टू नो द असेट्स एंड लायबिलिटीज, अपनी संपत्ति और दायित्व के बारे में पता कर सकते हैं। असेट्स और लायबिलिटीज अभी मैं आगे कराऊंगी, अभी इसको असेट्स संपत्ति होती है, लायबिलिटीज दायित्व होता है, यही जान लीजिए। टू नो हाउ मच वी हैव इन्वेस्टेड इन अवर बिजनेस, हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया, इसके बारे में पता कर सकते हैं। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, अब ये देखिए। एन एक्सचेंज मनी एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है, पैसा और सेवाओं का जो आदान प्रदान है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब ये देखिए, जहां कहीं भी हम पैसा देते हैं वहीं सेवा लेते हैं। हम कहीं बाय बस, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रही हूँ, जैसे करनाल से चंडीगढ़, तो वहां मैंने टिकट ली, तो उसके बदले क्या सेवा ली कि मैं करनाल से और ट्रैवलिंग की मैंने चंडीगढ़ तक। तो ऐसे ही हम, अगर आप किसी एकेडमी में आप स्टडी कर रहे हो, कोई बेसिक या टेली जैसा सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तो उसके बदले आप क्या कर रहे हो कि वहां पे फीस पे कर रहे हो, और फीस के बदले आपको क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। तो वहां भी जहाँ आपने पैसा दिया तो सेवा ली। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मूवी वगैरह देखते हो, तो वहां पे आपने पैसे से टिकट ली और वहां पे आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, तो वहां पे भी आप एंटरटेनमेंट के लिए आपने सेवा ली। कहीं भी हम पैसा देते हैं, वहीं कहीं ना कहीं सेवा जरूर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब टू टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दो तरह की होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी। कैश ट्रांजैक्शन, व्हेन पेमेंट फॉर ए बिजनेस एक्टिविटी इज मेड इमीडिएटली पे कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। जब हम पेमेंट है हमारी इमीडिएटली जल्दी कर देते हैं कैश के थ्रू, वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। और जहां पेमेंट को हम पोस्टपोन कर देते हैं, व्हेन पेमेंट फॉर ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज पोस्टपोन्ड फॉर ए फ्यूचर देयर इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जो फ्यूचर के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित करते हैं, वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन होती है। आफ्टर दैट, व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली ईआरपी में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप ये देखिए कि जो रिकॉर्ड क्या क्या चीज होती है वो आप देखिए। पहला होता है परचेज, कि हमने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, सेल किया। पेमेंट, किसको कितना पेमेंट किया। रिसिप्ट, हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं। और ये क्या है, क्रेडिटर। रिसिप्ट क्या, रिसिप्ट सॉरी, किससे कितना पेमेंट आया। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, किससे कितना पेमेंट आया। और क्रेडिटर, हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं। और इसके बाद होता है डेटर, हम किन लोगों से कितना रुपए मांगते हैं। प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। और उसके बाद स्टॉक, अपने पास कितने माल का स्टॉक है और हम कितने खर्चे हुए हैं और कितनी इनकम हुई है। इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कितना है। तो अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही आसान है। टैली ईआरपी में इसको रिकॉर्ड करना सीखना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अभी इसको जो रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम थोड़ी बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टैली ईआरपी, तो ये कि आप ये नहीं है कि वैसे कॉमर्स स्टूडेंट है वो तो और अच्छा है, अगर आर्ट बैकग्राउंड है तो भी आप टैली सीख सकते हो, साइंस बैकग्राउंड है तो भी सीख सकते हो। अब थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर तो भी आप टैली ईआरपी सीख सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाला ही स्टूडेंट ही आप टैली ईआरपी कर सकता है, बट आपको ये जो है इनके लिए जो ये बैकग्राउंड है वो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कॉमर्स बैकग्राउंड, अब ये वैसे तो बेस्ट ये होता है कि जो स्टूडेंट हो कॉमर्स बैकग्राउंड हो और कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो और अच्छे से टैली ईआरपी में ग्रोथ हो जाएगी। आपकी टाइपिंग स्पीड है तो सोने पे सुहागा और बहुत बेस्ट है। मिस स्पेलिंग कम से कम करे, और लर्निंग कैपेसिटी और इंटरेस्ट अगर आपके पास है तो बंदा कुछ भी सीख सकता है। तो उसके लिए तो कुछ नामुमकिन है ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर आप भूखे हो तो आप किसी तरह का भी खाना खा सकते हो,
रूखा सूखा जो भी मिले, और लेकिन आप भूखे नहीं हो तो आपको स्वादिष्ट खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भूख का मतलब, अगर आप भूखे हो, पढ़ाई के लिए भूखे हो, आप सीखना चाहते हो, तो आप कैसे भी सीखोगे, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सीख सकते, चाहे आपको कैसी भी अच्छी वीडियो क्यों ना प्रोवाइड की जाए। तो जो लर्निंग कैपेसिटी और इंटरेस्ट है, ये सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपके पास। सॉरी, एक बार मैं बताती हूँ आपको ये। तो नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट वो है देनदार और लेनदार की बात करते हैं हम। हमसे माल उधार लेंगे तो क्या है, देनदार, और हम किसी से माल उधार लेंगे तो लेनदार। तो देनदार होता है डेटर और लेनदार होता है क्रेडिटर। अभी डेटर क्रेडिटर को और अच्छे से अभी डिफाइन करते हैं हम। मीनिंग ऑफ डेटर, डेटर क्या होता है, देनदार। उसका मतलब समझिए एक बार। देनदार का अर्थ उस संस्था या व्यक्ति से है जिनसे व्यापारियों को उन व्यक्तियों या संस्थानों को बेचे गए उधार माल के संबंध में रुपए प्राप्त करने हैं। अतः देनदार उसे कहेंगे जिनसे हमें रुपए लेने हैं। देनदार को व्यापार की चालू संपत्ति कहा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा बेचे गए उधार माल का हमें पेमेंट प्राप्त करना है। तो ये है देनदार। और लेनदार क्रेडिटर, लेनदार का अर्थ उस संस्था या व्यक्ति से है जिन्हें व्यापारी को उन व्यक्तियों या संस्थानों से खरीदे गए उधार माल के संबंध में रुपए चुकाने हैं। अतः लेनदार उसे कहेंगे जिन्हें हम रुपए चुकाने वाले हैं। लेनदार को व्यवसाय का चालू दायित्व कहा जाता है, क्योंकि उधार माल की खरीद पर हमारा रुपए चुकाने का दायित्व बनता है। तो ये आपको देनदार अच्छे से क्लियर हो चुका है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ डेटर, सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर 5000 रुपीज, की 5000 रुपए का माल बेचा हरी ने। तो इन द टर्म, इस कंडीशन में, इन द टर्म ऑफ सेल टू हरी ही हैज टू पे अस 5000 रुपीज फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम, सो इज अवर डेटर। क्या है कि जो 5000 रुपए का माल पे किया तो वो क्या हमारा डेटर हुआ, ठीक है। उसने वो सेल कर रहा है तो वो देनदार है। अब नेक्स्ट जो हम है क्रेडिटर के बारे में एग्जांपल लेते हैं। क्रेडिटर इज अ पर्सन हु मनी इज पेबल कॉल्ड, जिसको पेबल करना है। एग्जांपल देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर 6000 रुपीज। तो क्या है, ये जो राम है 6000 रुपए का माल खरीदा, इस कंडीशन में ये परचेज राम वी हैव टू पे 6000 रुपीज को 6000 रुपए पे करने, तो ये हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, ठीक है। ये खरीद रहा है तो क्या है, ये लेनदार है, और हम अगर बेच रहे हैं तो हम क्या है, देनदार है। दिस इज पेबल टू हिम, सो इसलिए ये हमारा क्रेडिटर हुआ। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डेटर और क्रेडिटर क्या है। अब 4 टाइप ऑफ डेट्स। डेट्स क्या होते हैं एक बार ये अच्छे से देखिए। गुड डेट्स, एक तो होता है अच्छा ऋण। अच्छा ऋण का मतलब मान लो मैंने 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए ब्याज पर दिए, तो वो जो मुझे 6 महीने के बाद विद इंटरेस्ट में पैसे मिल जाते हैं, तो वो मेरा होता है गुड डेट्स। और बैड डेट्स, जो मैंने पैसे दिए 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए, वो पैसे भी नहीं मिले और ब्याज भी नहीं मिला, इंटरेस्ट भी नहीं मिला, ठीक है, और प्रिंसिपल भी नहीं मिलता है, तो वो होते हैं पैसा डूब जाना, बैड डेट्स होता है। डाउटफुल डेट्स, आप जिनको मिलने में डाउट है, जैसे आप किसी फ्रेंड्स को या रिलेशन में कोई पैसे देते हो, तो टाइम पे मिले नहीं मिले कुछ नहीं कह सकते, और आप उनको कह नहीं सकते, तो आपको डाउट है मिलने में कि वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ऐसे डाउटफुल डेट्स होते हैं। अब जो जैसे अभी मेरा पैसा डूब गया था, ये 6 महीने के लिए मैंने 1 लाख रुपए दिया था, डूब गया था, नहीं आया था, वो काफी लंबे टाइम के बाद, कई सालों के बाद वो पैसे हम मुझे वापस मिल जाते हैं, वो होता है बैड डेट्स रिकवर्स। अब बात करते हैं असेट्स की। व्हाट इज असेट्स। असेट्स होती है हमारी संपत्ति। संपत्ति क्या है, एनी फिजिकल थिंग्स विच हैज ए मनी वैल्यू इज अवर असेट्स। ऐसी कोई भी फिजिकल थिंग्स जिसकी मनी वैल्यू है, यानी कि जिसको बेचकर पैसे मिल सकते हैं, वो हमारी संपत्ति है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लाट, फर्नीचर, डाटर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ये सब की सब क्या हमारी संपत्ति है। जैसे बिल्डिंग को बेचकर हम पैसे ले सकते हैं, यानी कि जिसकी मनी वैल्यू है, मशीन है हमारे पास जो भी है। और जैसे गुडविल, गुडविल का शायद आपको मतलब नहीं पता होगा, एक बार वो मैं अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, टाटा चाय है, और टाटा चाय की जो मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है, उसकी कंपैरिजन में कोई दूसरी चाय आ जाती है, हरियाणा चाय भंडार, और वो टाटा चाय की बजाय सस्ती भी है, तो भी लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं। और क्या टाटा चाय को खरीद रहे हैं, क्योंकि हरियाणा चाय भंडार वो है, उसकी मार्केट में अभी अच्छी वैल्यू नहीं है, इसलिए टाटा कंपैरिजन की उसमें वो कम कम सेल हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे मार्केट में, या हमारी आप स्टडी का लगा लो, जैसे एमबीडी दीपक जो ये गाइड है ये अच्छे से सेल हो रही है, और कोई अदर जो गाइड या कुछ और आ जाता है तो वो जो बुक है वो कम सेल हो रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जिसकी गुडविल है। गुडविल हमारे असेट्स के रूप में है, क्योंकि इससे क्या हमारे पैसे मिल रहे हैं, इससे इससे गुडविल से ही पैसे मिल रहे हैं, ये हमारी असेट्स में गिनी जाएगी। अब हम बात करते हैं, टू टाइप्स ऑफ असेट्स हैं। संपत्ति हमारी दो तरह की होती हैं। एक तो होती है करंट असेट, चालू संपत्ति, कैश, बैंक, गुड्स और डेटर्स। जैसे कैश है, बैंक है, ठीक है, ये माल जो देनदार जो भी है ये हमारे चालू संपत्ति में आता है। और फिक्स जो हमें थोड़े लंबे टाइम के लिए होती है वो हमारी फिक्स असेट होती है, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी, प्लाट वगैरह। अब बिल्डिंग को ऐसा तो नहीं कि मैं आज खरीदूंगी और कल इसको सेल कर दूंगी, ऐसा नहीं है ना। थोड़े लंबे टाइम के लिए जो चीज हम रखते हैं वो फिक्स असेट्स में होती है, और जो कम टाइम के लिए हम रखते हैं वो हमारी करंट असेट्स में आती है। इसके बाद लाइबिलिटीज की बात करते हैं हम। ये क्या होते हैं, हमारे दायित्व होते हैं। मैं अभी लाइबिलिटीज के बारे में कुछ और बताना चाहूंगी। जैसे बिजनेस, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस को चलाने के लिए मैंने जो बैंक है, बैंक से लोन लिया, तो जो लोन है वो मेरे को चुकाना है, तो वो क्या है, वो हमारा क्या है, वो दायित्व है। वो क्या है, एक दायित्व है। अभी मैं बताऊंगी कि टू टाइप्स लाइबिलिटीज होती है। एक तो होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो लंबे टाइम तक पे करते रहना है। जैसे मैंने गाड़ी ली और वो काफी लंबे टाइम तक किस्तों में उसको पे करते रहेंगे। ऐसी कोई भी चीज जो हम काफी लंबे टाइम तक पे करते रहते हैं किस्तों, वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जिसको कम टाइम में ही हमें पे करनी होती है। जैसे बिल्डिंग का रेंट है, या फिर सैलरी वगैरह है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम सैलरी को हम कई सालों तक नहीं देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बिल्डिंग का रेंट भी नहीं बहुत लंबे टाइम तक ऐसा चल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये वो है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का जो टाइम है वो 10 साल तक भी हो सकता है, और जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज उसका 1 साल के अंदर ही हमें पे करना होता है, उससे ज्यादा नहीं हम टाइम ले सकते। अब बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग क्या होता है, हिंदी में इसको आहरण बोलते हैं। When a businessman takes some money from his business for his personal use is called drawing. जब कोई बिजनेसमैन है अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा लेता है या कोई सामान लेता है, वो हमारा ड्राइंग होता है। जैसे एक दुकानदार है, तो दुकानदार है वो वैसे तो जितनी दुकान में सामान रखा हुआ सबको सेल करना है। सेल करने से क्या है, उसके पास इनकम होती है। लेकिन अगर वो कुछ उसमें से कुछ सामान निकाल कर घर के लिए यूज कर लेता है, जैसे राइस है या फिर कोई ऑयल वगैरह, कुछ भी साबुन है, जो वो घर पर लेकर जाता है और उसे यूज करता है, तो वो किस में आती है, ड्राइंग में आती है। कि वो क्या है, एक तरह का एक्सपेंसिव हमारे खर्चा बन जाता है। तो ड्राइंग को हम खर्चे के रूप में लेते हैं। हम इसकी एंट्री इस तरह से करेंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट, जैसे 700 रुपए का वो सामान लेके गया और टू कैश 700, इसको मैंने डेबिट कर लिया क्योंकि ये खर्चा है। अभी मैं बताऊंगी कि किसको डेबिट करते हैं और किसी को क्रेडिट करते हैं, अभी आगे बताया जाएगा। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या है, पूंजी है। कैपिटल क्या होती है, पूंजी। जैसे कैपिटल के बारे में हम अगर बात करते हैं तो द मनी विच ए बिजनेसमैन हैज इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो क्या है, पैसा जो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा इन्वेस्टेड करता है उसे ही कैपिटल कहते हैं।
अब कैपिटल, द डिफरेंस असेट्स एंड लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल। जो संपत्ति और दायित्व का जो डिफरेंस है वो उसी को हम पूंजी कहते हैं। तो कैपिटल को ऐसे भी लिख सकते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज कैपिटल होती है। यानी कि कैपिटल क्या होती है? पूंजी। वो पूंजी जो बिजनेस को चलाने के लिए यूज करते हैं हम। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या है? यानी कि लाभ। ए बेनिफिट फ्रॉम ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड प्रॉफिट। जो भी हम जो बिजनेस जो है कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? लाभ कमाने के लिए यूज कर रहे हैं। जो भी हम बेनिफिट लेना चाहते हैं वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम 5,000 रुपए 5,000 एंड सोल्ड 8,000, देयर इज डिफरेंस सेल एंड परचेज इज 3,000 इज नोन एज प्रॉफिट। तो क्या है कि 5,000 रुपए का माल खरीदा और 8,000 रुपए में सेल कर दिया, तो जो 3,000 रुपए का जो डिफरेंस है हमारा वो क्या होता है? प्रॉफिट। कोई भी कुछ भी हम बिजनेस करते हैं तो हम प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करते हैं। जैसे हम कुछ खरीदते हैं फिर हम उसको सेल करते हैं और जो हमारा जो डिफरेंस आता है, जितना हमें लाभ हुआ, जितना हमें बेनिफिट हो रहा है, वो ही हमारा प्रॉफिट होता है। व्हाट इज परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न की बात करते हैं। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर देयर आर नोन एज परचेज रिटर्न। जो क्या है, खरीदा हुआ माल वापस हो जाता है तो परचेज रिटर्न होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं सूट वगैरह या कहीं मैंने जैसे दुकान से अपने लिए कुछ कपड़े परचेज किए, 10 सूट परचेज किए, उसमें से 2 डिफेक्टेड निकल जाते हैं। तो वो जो खराब सूट थे, 2 डिफेक्टेड सूट थे, वो मैं दुकान वाले को वापस करने जाती हूँ। तो इस तरह की जो रिटर्न होती है वो परचेज रिटर्न होती है। और नेक्स्ट हम बात करें सेल रिटर्न की। व्हाट इज सेल रिटर्न? सेल रिटर्न क्या होती है? सेल रिटर्न when sold goods to return from the customer they are known as it। जो कस्टमर जो माल वापस लौटा देता है वो सेल रिटर्न होती है। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए परचेज रिटर्न है और दुकान वाले के लिए सेल रिटर्न होगा। अगर उसके पास वापस 2 डिफेक्टेड सूट चले जाते हैं तो उसके लिए क्या सेल रिटर्न है। अब देखते हैं हाउ टू गेट स्टार्ट लर्निंग टैली। क्या कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले कंपनी नेम, कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद कंपनी का एड्रेस, फिर कंपनी फोन नंबर दिया जाएगा, फिर कंपनी मोबाइल नंबर, ऐसे उसको फिल करते जाएंगे। कंपनी मेल एड्रेस, कंपनी सिटी एंड स्टेट, कंपनी पिन कोड, इस तरह ऐसे फिल करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा? जो इंग्लिश न्यू ईयर होता है, जो नया साल, तो 1 जनवरी 31 दिसंबर तक होता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अंग्रेजी न्यू ईयर है। और सेकंड हिंदू नववर्ष की बात करें तो चैत्र से फाल्गुन तक होता है। एक चैत्र से और जितना 30 या 31 तक जो भी फाल्गुन का महीना होता है। और अगर मैं उर्दू नया साल के बारे में बात करूं तो ये मुहर्रम से जिलहिज्जा तक होता है। और फाइनेंशियल ईयर की बात करें वित्तीय साल की तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगर आपसे पूछी जाए कि आपकी पिछले साल कितनी सेल हुई थी तो आप उसको ऐसे बता पाओगे जैसे 1 अप्रैल से 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपकी पिछले साल की जो सेल थी, यानी कि जो आपसे कोई पूछे, यानी कि 2 साल का ही लोगे आप। तो फाइनेंशियल ईयर 2 साल मिलकर ही बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उससे पिछले की तो 18 से 19 या 19 से 20, ऐसे हम फाइनेंशियल ईयर बताते हैं। तो ऐसे बताई जाएगी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक हमारी ये सेल है। आफ्टर दैट व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी के बारे में हम जान लेते हैं पहले। जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 भारत सरकार द्वारा लागू किया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो वैट की अगर हम बात करते हैं, वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, इसके अंदर नहीं घुसेंगे। जीएसटी से पहले वैट यूज करते थे, अब नहीं है, तो लेट इट बी वैट। डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस
जीएसटी क्या होता है? जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस, टी से टैक्स, सॉरी ये टैक्स टाइप नहीं किया, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स का मीनिंग है माल और सर्विस का मतलब सेवा। गवर्नमेंट द्वारा माल या सेवा पर लगने वाले टैक्स को जीएसटी कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक शर्ट है वो 1200 रुपए की है और उसका जो वैल्यू शर्ट का जो सही रेट है वो 1000 रुपये है। जो फिर ये टैक्स जो हमने 200 रुपये पे किया, पे टू गवर्नमेंट, 200 रुपये गवर्नमेंट को पे किया है। तो अब ये जो पेड किया है जो टैक्स 200 रुपये, ये हमारा जीएसटी है। ठीक है, तो हम जीएसटी क्यों देते हैं सरकार को? क्योंकि जितने भी हमारी जो सरकारी जो भी है यूज होते हैं, जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, या और भी जितनी सरकार फ्री में जो देती है सरकारी सेवाएं, वो ये सारे जो फंड जो टैक्स जो भी है वो इस जीएसटी से ही चलते हैं। जैसे जो भी सैलरी देती है जिसको, टीचर को या पुलिस डिपार्टमेंट में जो है या डॉक्टर है, सबको सैलरी कहाँ से दिया जाता है? इसी टैक्स को कलेक्ट करके दिया जाता है। तो जीएसटी भरना जरूरी है क्योंकि देश भी हमें चलाना है। टाइप ऑफ बिजनेस, दो बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस के जो प्रकार, सबसे पहले देखते हैं बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल, जिसमें प्रॉफिट के लिए माल को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट के लिए माल को खरीदा और बेचा जाता है। और सेकंड है बिजनेस फॉर सर्विस, जिसमें प्रॉफिट के लिए सेवाएं दी जाती हैं। इनमें ना कोई माल खरीदा जाता है और ना ही कोई माल बेचा जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी गवर्नमेंट इन, सेकंड है आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक डायरी, ये सब कुछ होगा तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जीएसटी का। मोबाइल नंबर और फिर एड्रेस प्रूफ और रेंट एग्रीमेंट, ये सब अगर आपके पास है तो आपकी जीएसटी की फॉर्म रजिस्टर हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। फर्म नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब होना चाहिए। हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी, किसके लिए जरूरी है? भाई कंपल्सरी है। एक साल की जो सेल का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, एक साल का सेवाओं पर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो जो सेवाओं का जो टर्नओवर वो 20 लाख से ज्यादा है तो कंपल्सरी है आपके लिए जीएसटी। तो परचेज एंड सेल, खरीदने और बेचने पर 40 लाख से कोई माल हम खरीदते या बेचते हैं तो उसमें 40 लाख से ज्यादा अमाउंट अगर सेल होती है आपकी, और सर्विस अगर सेवाएं दे रहे हो तो 20 लाख से ज्यादा। अब इसकी सेवा की बात करें तो जैसे मोबाइल रिचार्ज करना है, इस तरह की इंटरनेट की, इस तरह की जो सेवाएं हैं वो हम सेवा में लेंगे। आफ्टर दैट व्हाट इज जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर कैसे वो करते हैं हम? जैसे राजस्थान का 15 डिजिट में होगा। अब जैसे 08 क्या है इसका? राजस्थान का कोड नंबर है। और जैसे ये ABCDE 1 2 3 4 FIZS, ये इस तरह का ये क्या है? हमारा जीएसटी नंबर बनता है। जीएसटी नंबर टोटल ऐसे टोटल बन के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हरियाणा का कुछ यहाँ पे कुछ और होगा, या गुजरात का कुछ यहाँ पे कुछ और होगा। 08 की जगह ये चेंज होते रहेंगे ये नंबर। और जेड बाय डिफॉल्ट होता है। 5 टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्स रेट्स, जीएसटी 5 तरह का होता है। एक तो जीएसटी लगता है 0%, किस पर लगता है? खाद, बीज, मिल्क, एग, इस पर क्या जीएसटी, ये क्या होता है? इन पे 0% लगता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? खाने पीने की चीजें हैं। खाने पीने की जो चीजें हैं इन पर जीएसटी बिल्कुल 0% है हमारा। तो क्या है ये? नेक्स्ट है जीएसटी 5%, जो शुगर है, स्पाइसेस एंड टी है, इन पर जीएसटी 5% होता है। जीएसटी 12%, मोबाइल फोन और कंप्यूटर, इस तरह पर जीएसटी 12% होता है। जीएसटी 18%, टेलीफोन, स्कूल बैग पर जीएसटी 18% लगता है।
और जीएसटी 28%। एसी, सीमेंट, लग्जरी आइटम, कार वगैरह जो भी हैं, तो इस पर जीएसटी कितना लगता है? 28%। और ये वैसे तो मेन आपके 5 तरह के टाइप्स हैं जीएसटी के। वैसे तो दुनिया में बहुत पता नहीं कितने जीएसटी हैं, वो किन किन को हम गिनाएंगे। मेन यही होते हैं हमारे। हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस? तो एस जीएसटी और सी जीएसटी की बात करते हैं हम। एस जीएसटी यानी कि स्टेट टैक्स एंड सेंटर। कोई माल एक ही राज्य में खरीदे जाता है और एक ही राज्य में बेचा जाता है, वो क्या होता है हमारा? स्टेट टैक्स, एस जीएसटी। जैसे मोबाइल की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपये, उसको एस जीएसटी 6% लगा दिया तो 60 रुपये हुआ। और सी जीएसटी फिर 6%, तो फिर 60 रुपये, यानी कि 50-50। टोटल अमाउंट 1120 है, तो ये क्या हो? 1120 टोटल अमाउंट है, यानी कि 50-50 हमारा एस जीएसटी और सी जीएसटी, वो हमारा 50-50, हमें 50-50 लगता है। हाउ जीएसटी अप्लाई? परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स की बात करें तो ये इनपुट टैक्स है। जो माल को जब बेचते हैं तो आउटपुट टैक्स लगता है, और जो माल को खरीदते हैं तो इनपुट टैक्स लगता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। जब हम माल को खरीदेंगे तो इनपुट टैक्स लगेगा, और जब माल को बेचते हैं तो आउटपुट टैक्स में होता है। और जो प्रॉफिट ऑफ गुड्स, जो प्रॉफिट होता है वो पे टू गवर्नमेंट, वो सरकार को पे करना पड़ता है। इस तरह एक एग्जांपल देखते हैं। इनपुट आइटम परचेज 100 रुपये का कुछ कोई माल था, वो 100 रुपये का माल खरीदा, 5% टैक्स किया और वहां पे 5 रुपये का हुआ, ये 105 रुपये होते हैं। और जब उसको बेचते हैं तो 100 रुपये का खरीदा तो 10 रुपये हम सेल करते हैं तो कुछ प्रॉफिट लेंगे। 110 रुपये का माल बेचते हैं हम, उसी माल को 100 रुपये का जो खरीदा था उसको 110 रुपये में सेल करेंगे, वही 5% टैक्स लगेगा, 5.5 रुपये हो जाता है। और फिर यहाँ जो टोटल जो फिर सेल हुई 115 की हुई, ठीक है। खरीदा कितना था? ये 105 का, और ये 115 का हुआ। तो अब जो आइटम प्रॉफिट देखते हैं तो वही 5% है, में कितने बचेंगे? यहाँ पे 50 पैसे, जो पेड टू गवर्नमेंट। तो सॉरी, टाइप इसने शायद गवर्नमेंट नहीं लिखा, पेड टू गवर्नमेंट। तो जो 50 पैसे ये गवर्नमेंट को पे हुए, यानी कि मैंने अभी बताया था कि गवर्नमेंट को हमें पे करना पड़ता है। तो ये क्या है? जो कस्टमर से हमने 5.50 टैक्स लिया, और जिनमें से 5 रुपये टैक्स हमने आइटम परचेज करते वक्त ही पेड कर दिया, और बाकी जो 50 पैसे टैक्स पेड करने हैं वो गवर्नमेंट के ही हैं। 50 पैसे पेड टू गवर्नमेंट, पेड टू गवर्नमेंट। आईजीएसटी, इंटरस्टेट टैक्स। अन्य राज्य से माल खरीदा और अन्य राज्य में माल बेचा, वो आईजीएसटी होता है, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे स्टेट से लिया, हरियाणा से लिया, राजस्थान में बेच दिया, तो वो हमारा क्या होता है? आईजीएसटी होता है। ऐसा ही एक मोबाइल वैल्यू है, उसकी 1000 रुपये का है वो, और उसकी आईजीएसटी 12% है, तो 120 हुई। और ये टोटल अमाउंट 120 होता है, वो मैंने बता दिया था। दोनों 50-50 होते हैं। ये भी 1120, यानी उसमें भी 120 था और एक्स्ट्रा ये भी 1120 होती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आप ये आईजीएसटी और जो ये है टैक्स समझ में आ गया होगा। अब टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो क्या है, कंपोजिशन फर्म है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि कंपोजिशन फर्म और जो हमारी रेगुलर फर्म है उसका क्या है। तो 1 साल का जो टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो कंपोजिशन फर्म होती है हमारी, ठीक है। और जो 1.5 करोड़, जो 1 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो वो रेगुलर फर्म के अंदर आती है। कंपोजिशन फर्म किसके कहेंगे? 1.5 करोड़ से जो कम है और 1.5 करोड़ से ज्यादा, वो रेगुलर फर्म है। इसको 3 महीने में एक बार हमें करना, और ये हर महीने एक बार रेगुलर फर्म रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। वो 3 महीने में रजिस्ट्रेशन करवाए जाए, और इसमें हर महीने रजिस्ट्रेशन होगा। और एप्लीकेबल ऑफ टैक्स इनपुट नहीं ली जा सकती और ना ही आउटपुट दी जा सकती है। और एप्लीकेबल ऑफ टैक्स इनपुट ली जा सकती है और ना ही आउटपुट दी जा सकती है। टैक्स का हिसाब किताब रखना पड़ता है रेगुलर फर्म के अंदर।
अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है ये आप देखिए अभी। अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स जो इन्वेंट्री वो आपको मैं टैली के अंदर बताऊंगी। पहले एक बार ये थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं। सुरेश ने 100 रुपए का माल खरीदा, ये अकाउंट्स ओनली के अंदर आएगा। और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के अंदर सुरेश ने 100 रुपए का माल खरीदा, और वो जो कोई भी माल था, जैसे एक पेन खरीदा, रेड पेन था, उसकी 10 क्वांटिटी थी और वो 10 रुपए का था, तो ऐसे 100 रुपए हुए। तो इसको देखो पूरा डिफाइन किया गया है यहाँ पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के अंदर। अकाउंट्स ओनली के अंदर कोई जरूरत नहीं होती हमें पूरा का पूरा ऐसे, बस हमें देखना कि कितने का, 100 रुपए का। यहाँ पे पूरे डिटेल से बताया जाएगा इन्वेंट्री के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम वाउचर की। वाउचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। क्या होता है वाउचर? ऐसी प्रति या पेज जिस पर कुछ लिखा जाता है, कुछ भी हिसाब किताब। जैसे टाइप्स ऑफ वाउचर देखते हैं। सबसे पहले परचेज, यानी कि हम कोई माल खरीदते हैं, फिर उस प्रॉफिट कमाने के लिए माल को बेचते हैं। फिर हम क्या करते हैं? पेमेंट की कितनी पेमेंट है, क्या रिसिप्ट है। कॉन्ट्रा की एंट्री बैंक से रिलेटेड होती है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ये जर्नल एंट्री, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। वैसे तो जो वाउचर है वो 8 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे टोटल जो वाउचर होते हैं 22 होते हैं, लेकिन 22 जो वाउचर होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी और हम के लिए यूज होता है। जो मेन हम काम करते हैं वो हमारी 8 एंट्री के अंदर पूरा लगभग काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले परचेज की। F9 जो इसकी शॉर्ट की है, जो फंक्शन की है आपकी कीबोर्ड में, F9 प्रेस करने से परचेज की एंट्री आएगी। जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो इस वाउचर में एंट्री की जाती है। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, 100 रुपए का माल खरीदा, तो इस एंट्री को हम ऐसे करेंगे, बाय में परचेज और टू में सुरेश। अभी आप देख लीजिए ये बाय क्या होता है? बाय डेबिट होता है, टू क्रेडिट होता है। तो जैसे हमने माल खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए इसने, सुरेश ने, तो यहाँ पे एक उधार वाली बात आ जाती है। जैसे उधार वाली, तो वहां पे, यहाँ पे अगर कैश दिया होता तो यहाँ पे हम कैश लिख सकते थे, और कैश यहाँ जैसे ही यहाँ पे कैश आ जाएगा तो यहाँ पे जो ये एंट्री है बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो फिर ये पेमेंट में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आया हुआ इसलिए पार्टी का नाम है, ये मैंने लिख दिया है पार्टी से, तो यहाँ पे एंट्री परचेज की करेंगे। नेक्स्ट हम सेल की बात करते हैं। इसकी जो शॉर्ट की होती है F8 होती है। जब हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो इस वाउचर में एंट्री की जाती है। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू कुनास, 200 रुपए का, तो इसकी एंट्री करेंगे बाय कुनास टू सेल, 200 रुपए। तो अभी ये नाम आया है यहाँ पे, देखो मैंने बताया जो सेल हुई ना, तो पैसे की कोई लेना देन नहीं हुई, उधार वाली बात है, तो यहाँ पे कुणाल का नाम आ जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट वाउचर पेमेंट की। पेमेंट के अंदर क्या है कि जब कैश की पेमेंट होती है तो ये एंट्री करते हैं। पेड कैश टू कुणाल 2000 रुपीज पेड किया, तो इसमें हम क्या करेंगे? बाय कुणाल, बाय में क्या आ जाएगा? कुणाल 2000 और कैश, तो बाय में क्या आ जाएगा? नाम। देखो कैश को क्रेडिट किया गया है क्या, क्योंकि कैश जा रहा तो पेमेंट हुई। जब कैश 2 में होगा यानी क्रेडिट, तो पेमेंट हो जाएगी। अभी बहुत सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको कराती जाऊंगी, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी टैली के अंदर। अभी अकाउंट्स की बेसिक बातें सीखते हैं। अब है रिसिप्ट की बात करते हैं। रिसिप्ट F6 से होता है। जब हमें पेमेंट रिसीव होती है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मानसी से 4000 रुपए मिले, तो इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, बाय कैश 4000 रुपीज, और यहाँ पे 2 में मानसी आ जाएगा क्योंकि पैसे रिसीव हुए हैं हमें 4000 रुपीज। तो एक बार मैं बता देती हूँ, डेबिट को बाय लिखते हैं और क्रेडिट को 2 लिखते हैं। परचेज रिटर्न, इसकी छोट की कंट्रोल प्लस F9 है। खरीदा हुआ माल वापस लौटा देने पर इस वाउचर में एंट्री की जाती है। और किसी के खाते से पैसे काटने हैं तो इसकी भी इस वाउचर में एंट्री की जाती है। ये बात नोट कर लीजिए, किसी के खाते से पैसे काटने हैं तो इसकी भी इस वाउचर में एंट्री की जाती है। गुड्स रिटर्न टू नीरू 1000 रुपीज, तो एंट्री कैसे करेंगे? बाय में नीरू, यानी कि डेबिट क्या हो जाएगा? नीरू,
और क्रेडिट हो जाएगी परचेज रिटर्न। अब है सेल रिटर्न, कंट्रोल F8 इसकी शॉर्ट की होती है। अब जिस किसी माल को हम सेल करते हैं तो इसमें एंट्री, जब हम परचेज किया माल यानी कि सेल किया माल वापस हो जाता है, जो एग्जांपल बताया मैंने, तो सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं। फर्स्ट हमारे द्वारा बेचा गया माल यदि कस्टमर वापस लौटा देता है तब इस वाउचर में एंट्री की जाती है। और सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, हमारे खाते से कोई पैसा काटता है तो इस वाउचर में एंट्री की जाती है। पूजा रिटर्न ऑफ गुड्स 3000 रुपीज, तो इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, सेल रिटर्न टू पूजा 3000 रुपीज। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा की। मैंने बैंक से रिलेटेड बताया, इसकी शॉर्ट की F4 है। इसमें ये देखिए आप 3 तरह की एंट्री होती है, इसके अलावा कोई एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं होती है। फर्स्ट है जब नकद रुपए बैंक में जमा करवाए तो एंट्री होगी कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह की अगर एंट्री है तो कॉन्ट्रा में करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, और नकद रुपए बैंक से निकलवाए तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अब और एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए जमा करवाए तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जैसे कोई है हमारा HDFC बैंक का बैंक अकाउंट है, वो हमें मुझे ट्रांसफर करवाने हैं पैसे, तो इसमें बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो 3 तरह की है जो एंट्री इसमें कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई और अलग एंट्री नहीं करते हैं। अब जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं। A journal voucher is an adjustment voucher, एक एडजस्टमेंट वाउचर है ये, और अमाउंट टू बी एडजस्टेड बिटवीन टू अकाउंट्स आर टू बी पास्ड एज जर्नल। बाय एडजस्टमेंट बिटवीन द अकाउंट्स वी मीन्स देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ जर्नल, यानी कि एक एडजस्टमेंट वाउचर माना गया है, और जो दो फर्म के बीच हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें जो हमारी एंट्री होती है जर्नल के अंदर होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं हम, पेड 5000 रुपीज स्वामी बाय मोहन, ये जो इस डेट को ये पैसे पेड किए इसने, तो एंट्री करेंगे बाय स्वामी 5000 रुपये टू मोहन 5000 रुपये। अब ऐसे ही नेक्स्ट एक स्टेटमेंट देखते हैं, डेप्रिसिएशन 4000 इन फर्नीचर और 400 और 800 बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती है घिसावट, जैसे घिसावट कहती है, जैसे मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा 20,000 रुपए का, जैसे नया कंप्यूटर खरीदा वो उसी अगर मैं सेल करना चाहूंगी तो उसी अमाउंट में सेल नहीं होगा। जैसे उसको यूज करने के बाद क्या होता है, यूज करने के बाद उसमें हमारी कुछ जो डेप्रिसिएशन होती है, कुछ जो घिसावट होती है, उसको हम इसमें करते हैं। तो डेप्रिसिएशन टोटल कितनी थी, 1200 रुपए की। फर्नीचर की कितनी, 400 रुपये। बिल्डिंग की 800 रुपये, टोटल बनती है 1200 रुपये। इसके बाद आफ्टर दैट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो 3 रूल है, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनिकल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स, इनको बिल्कुल टिप्स पे याद कर लीजिए, और इनके अंदर क्या हमारे रूल आते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। एक बार ये देखिए पहले, डेबिट क्रेडिट होता क्या है, ये मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो लेफ्ट साइड एंड अकाउंट लिखा जाता है वो डेबिट है, और राइट साइड जो लिखा जाता है वो क्रेडिट होता है। वैसे तो अकाउंट्स में जो डेबिट क्रेडिट का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट जो अगर हम एंट्री करते हैं तो डेट, फर्स्ट कॉलम में डेट लिखते हैं, फिर सेकंड में पार्टिकुलर, फिर डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। लेकिन हम डेबिट क्रेडिट की अगर बात करें तो हम यही बात हमें ध्यान रखनी है, जो बिजनेस में आएगा वो डेबिट, जो बिजनेस में होता है वो डेबिट होता है, और जो नहीं बिजनेस का नहीं होता है वो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी होगी। इसके बाद आप ये रूल देखिए, पर्सनल अकाउंट्स जो फर्स्ट है हमारा, 3 रूल, ये जो 3 रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज टैली में आप वाउचर की जो मैंने 8 तरह की जो वाउचर बताई हैं वो आप नहीं कर सकते हो। तो ये रूल है ये बिल्कुल टिप्स पे करोगे आप। फर्स्ट है डेबिट, पर्सनल अकाउंट में आता है, पर हमारा पर्सनल में मैं हो सकती हूँ या कोई फर्म हो सकती है। तो इसमें हम बात करते हैं डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव होगा जो बिजनेस का होता है वो डेबिट करेंगे, जो बिजनेस का नहीं है, गिवर है, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कमिंग, जो आएगा
और डेबिट जो नहीं, और जो चला जाएगा वो क्रेडिट। ये मैंने बताया जो बिजनेस का होता है उसको डेबिट कर लीजिए, बिजनेस का नहीं होता है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब थर्ड रूल की बात करते हैं, नॉमिनिकल अकाउंट। उसमें क्या है, हमारे एक्सपेंसेस और क्या है खर्चे और हानि आती हैं, वो डेबिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के होते हैं ये खर्चे और हानि, तो डेबिट करते हैं। और नहीं होता जैसे इनकम और गेन्स, ये क्या है हमारे लाभ हैं, तो वो क्रेडिट होते हैं। तो इसी के साथ में ये जो वीडियो है यही फिनिश करती हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आपकी वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे मैं आपकी अभी जो मैंने अकाउंट्स अभी बेसिक्स ही करवाया है, अभी नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको मैं बताऊंगी कि टैली में एंट्री वेंट्री कैसे करते हैं। तो पूरा टैली में हर वीडियो ऐसे 1 बाय 1 ऐसे करवाते रहेंगे और आप ऐसे वीडियो देखते रहो। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल टैली, और आप सीख जाइए टैली और एक अच्छी सी जॉब गेट कर लीजिए। तो सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।